अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द व्यू विद सज्जाद मीर। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ हैं सज्जाद मीर साहब। सर वेलकम टू द शो। हाँ, हाँ। ये सब वीकेंड के ऊपर ऑब्वियसली ऑपोजिशन जो है और गवर्नमेंट, उन दोनों के दरमियान जो साबिका गवर्नमेंट थी पीटीआई की, जो पंजाब हुँ, की थी, परवेज इलाही साहब हुँ, और हमजा शहबाज साहब कुछ नहीं आपस में फैसला कर सके, पार्लिमानी कमेटी भी कुछ नहीं कर सकी। तो फाइनली इलेक्शन कमीशन ने नाम का ऐलान कर दिया और मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको चीफ मिनिस्टर लगा दिया। एक तो वो सहाफ़ी हैं और हमारे साथ उन्होंने बहुत सारे जगहों पे काम भी किया हुआ है। आप उनको पहले तो मुझे ये बताइएगा कि एक सहाफ़ी को इंटरिम चीफ मिनिस्टर बना देना, ये तीसरा वाक़या है। नजम सेठी साहब बने थे, फिर हसन अस्करी साहब को भी हम सहाफ़ी समझ लेते हैं क्योंकि हुँ, बहुत अरसा उन्होंने हमारे हलकों में हुँ। गुज़ारा और अब ये तीसरे हैं। पिछले 2 तजुर्बात कुछ अच्छे तो नहीं रहे। देखिए, कामयाबी होती नहीं इन लोगों को। पहले कभी कहते हैं कि फ़ौज की निगरानी में इंतखाबात हों, फिर आना शुरू हुआ कि फ़ौज नहीं होगी अंदर वो गड़बड़ करती है, ये कहना शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा अच्छा ये अदलिया की निगरानी में कराएँ। फिर कह दिया गया कि आरओज़ का रिज़ल्ट है जो इफ्तिखार चौधरी ने, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने गोया पैदा किया था। अब आप ब्यूरोक्रेट पे भी इतबार नहीं कर रहे कि या उससे सर्व किया होता है या उससे किया होता है। तो ये एक सहाफ़ी को ये सोच के लिए लाया जाता है कि ये बहरहाल एक ऐसा शख्स होगा जिसका किसी यानी कि वैसे तो सहाफ़ियों के भी नज़रियात होते और हैं, बिल्कुल इंक्लिनेशन होती है, सियासी होती हैं, लेकिन ये तासुर ये पैदा हो गया है। हसन नकवी साहब बहुत ही मुरज्जा-मुरज्जा किस्म के आदमी थे। जब वो चीफ मिनिस्टर थे मेरा ख़्याल है कंट्रोल किसी और ने किया होगा। मोहसिन नकवी ऐसे नहीं है कि ज़्यादा कोई बिल्कुल खामोश होके बैठे हैं, मुरज्जा-मुरज्जा किस्म के आदमी। और मैंने उनके चैनल में काम किया 24 में। जब आगाज़ ही हुआ था उनका, उससे पहले भी उनको देखा काम करते हुए, ख़ास तौर पर सीएनएन में जब थे वो। और जब लेकिन देखिए शोर किस चीज़ का है? शोर इस चीज़ का नहीं है। शोर इस चीज़ का है कि हम तो कहते थे चौधरियों का भांजा है और है, रिश्तेदारियाँ जो हैं परवेज़ इलाही का डायरेक्ट है। जी, वो मुन्ना सलाही साहब ने एक ट्वीट भी की हुई थी इस हाँ, बारे में। यानी रिश्तेदारियाँ हैं और बहुत करीबी है। यानी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उस घर के में बहुत बापर्दा लोग हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पर। ये घर के अंदर आता-जाता है, भांजा ही कहलाता है उनका और ताल्लुक है। अब उस ख़ानदान में जो स्प्लिट पैदा हुई है, उसमें ग़ालिबन इसने साथ दिया है चौधरी शुजात का, बल्कि कहा जाता है जो लेटर लिखा है चौधरी शुजात साहब ने, वो इसी ने जी, हम लिखवाया उस था। लेटर की बात कर रहे हैं जो परवेज़ इलाही साहब ने जब वोट लेना था और हमज़ा साहब ले रहे हाँ, थे, हाँ, तो एक चौधरी शहजाद साहब ने एक लेटर लिखा था अपने के हाँ, एमपीएस को कि आप वोट ना दें परवेज़ हाँ, इलाही हाँ, को। ठीक है, आप उस वो लेटर की बात कर रहे हैं कि उस उन पे लेटर की इल्ज़ाम है कि असल में वो लेटर जो है ये मोहसिन नकवी साहब ने लिखवाया था चौधरी शहजाद से। ये ख़ानदान में जो स्प्लिट है, उस स्प्लिट का नतीजा ये है कि परवेज़ इलाही साहब कहेंगे हम कोर्ट में जाएँगे, इमरान खान को भी तो जी, वो इलेक्शन कमीशन के बाहर मुज़ाहरा भी कर रहे हैं। ट्यूज़डे कल वाले दिन पंजाब के अंदर उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन के बाहर बशरीत देखें ना, वो मुज़ाहरा तो एक करेंगे। यहाँ मुज़ाहरा कर रहे हैं, एक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वहाँ मुज़ाहरा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं वो जो हमारे 40 इस्तीफ़े हैं वो हमने नहीं जी, दिए हैं। ये भी इंटरेस्टिंग बात पहले है पहले बिल्कुल। पहले इस्तीफ़े लिए हैं। अच्छा, कभी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलते हैं, कभी उसके इलेक्शन फिर अब उसका तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया सर कि इलेक्शन खान साहब का खुद अपने बयान आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर था, ये हैं इलेक्शन हुँ, कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, इनको असल में बाजवा साहब ने लगवाया और मेरे वो साथ तो धोखा हर किया है। हर हर हाथ बाजवा साहब ने किया है। कौम के साथ भी बाजवा साहब ने किया क्योंकि वो ही इमरान को लेकर आए हैं। वो ही इमरान को चलाते रहे हैं और वो जो चलाते रहे हैं, आप कहते हैं जी मुझे तो बाजवा साहब ने कहा था। ये फलां बंदा आपने नॉमिनेट किया, उन्होंने कहा जी ये मुझे पहले पहले कहते थे, उन्होंने कहा, एजेंसियों ने कहा, अब वो बाजवा साहब का नाम लेते हैं क्योंकि वो चले गए हैं। अब जो कुछ भी है आप बाजवा साहब के नाम पे लगा दें, चाहे वो किसी आपको DGISI बल्कि उसके भी किसी परिंदे ने मशवरा दिया हो, आप बाजवा साहब का नाम लगा दें कि वो उनका ये था। वो एक अलग बात है। जो बात सोचने वाली ये है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में खुशusलूबी तय हो गया। बिल्कुल, दोनों ने एक ही आदमी के ऊपर कर लिया, दोनों चीफ मिनिस्टर ने और यहाँ नहीं हो पाया। यहाँ नहीं हो पाया तो इससे लगता ये है कि अब वो वहाँ कहते हैं कि हमें असेंबली में वापस बुलाओ। आपने पत्ता खेला और अजीबो-गरीब पत्ता खेला। ऐलान कर दिया कि हम असेंबली में आ रहे हैं और आके हम लीडर ऑफ द अपोजिशन इसलिए बनना चाहते हैं कि हम ओ भाई आप ऐलान क्यों कर रहे हैं? आपको असेंबली में आ रहे हैं अ, उन्हें सरप्राइज़ दे दें, जाके बैठ जाएँ। तो सरप्राइज तो मीर साहब उन्होंने दे दिया ना। उन्होंने जवाब में सरप्राइज़ दे दिया। उन्होंने दे दिया जो उनके पहले 35 असल एक में देखिए ना, इस्तीफे और फिर 35 एक अब इस्तीफे कबूल सारी कर लिए। बातें ये है, सूरत-ए-हाल ये है कि दोनों पत्ते खेल रहे हैं, दोनों चालें चल रहे हैं। पाकिस्तान का क्या बनेगा? हाँ, ये पाकिस्तान जिस चाल में फंस गया हुआ है उसका क्या बनेगा, ये मेरा उसका अगला सवाल आपसे यही होगा। उसका क्या बनेगा? सवाल तो ये है कि आपकी ये सारी चालें सियासत पे जो हो रही हैं। अब दूसरी बात ये है कि जिस तरह पंजाब की सूरत-ए-हाल आप पैदा कर रहे हैं और कहते हैं कोर्ट में जाएँ, कुछ और कहेंगे। मैंने पहले ही कहा था, आपके प्रोग्राम में कहा था
इसका मतलब है कि कहीं आप टेक्नोक्रेट की हुकूमत तो नहीं ला रहे, कहीं आप इन जो है इनको एक्सटेंशन तो नहीं दे रहे, आप मुल्क के हालात ऐसे कर रहे हैं। मुझे याद है कि 77 की अभी बात कर रहे थे आप शुरू होने से पहले, कि 77 में 3 जगह मार्शल लगाया गया था, भुट्टो साहब ने लगाया था जुज़वी मार्शल, लाहौर में, कराची में और इस्लामाबाद में। तो जहां नारे लगे थे आधा नहीं पूरा मार्शल। अब ये सूरत हाल हो गई कि लोग कहते हैं जमहूरियत की ऐसी तैसी, हर पार्टी जो है वो हमारे साथ हाथ कर रही है, मजाक कर रही है, लोगों को इतबार उठ गया है। जब जब पॉलिटिशियन पे इतबार उठ जाता है तो वो फौज की तरफ देखते हैं, अब वो फौज की तरफ भी नहीं देख रहे। उनका भी एक मंच बन गया है कि मुल्क में जो कुछ किया है ये बाजवा टाइप के लोगों ने किया है, यानी बाजवा साहब ना भी हो तो जो भी बाजवा रहा होगा अपने अपने वक्त का वो करता रहा है। नतीजा ये है कि इस वक्त कोई भी ऐसा अदारा नहीं, अदलिया पे एतबार नहीं है। अदलिया ने इन्हीं दिनों में 8-9 महीने में इतने ऐसे फैसले किए हैं जिस पर या उनको इतराज है या इनको इतराज है। बहुत सी बातें ऐसी पंजाब की गवर्नमेंट तो उनके सारे चल रही है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं। मीर साहब कई ऐसे फैसले किए जिसमें खुद अदलिया ने पहला फैसला आज से 2 साल पहले कुछ और किया हुआ था, उसको रीराइट किया और उसको रीराइट कर दिया गया और कहा कि अदालत जब भी चाहे अपनी मर्जी की मतलब मुताबिक ये कर सकती है। लेकिन वो तो ये हो गया कि अदालत जब भी चाहे आइन को रीराइट कर सकती है। बिल्कुल, ये बात भी है कि आइन को के अंदर हालांकि प्रोटेक्शन है कि अदलिया ने आइन को जिस तरह आप कह रहे हैं इंटरप्रेट करना है, रीराइट नहीं करना, लेकिन मुसलसल करते जा रहे हैं। बहुत से फैसलों पर कहा गया, बल्कि सबसे पहले ये बात तो पनामा लीक के फैसले पर जो नवाज शरीफ के खिलाफ आया, उस वक्त कहा गया कि अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हदूद से तजावुज किया है, और ये वकीलों ने कहा, और ये कहा कि ये आईनी और गैर कानूनी फैसला, गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला है। मैं कानूनदानों के नाम भी बता सकता हूँ जिन्होंने पब्लिकली कहा है। जब अच्छा, अब इमरान कहता है कि वो तो छोड़ रहे थे, ये बिल्कुल इमरान भाजपा के 2 ब्रिगेडियर खड़े हो गए और उन्होंने खड़े होके, और वो कितने आराम से कह रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि फौज की मुदाखलत खत्म होनी चाहिए सियासत में, एक उनका ये क्लेम है जो इसके बारे में वो पिछले इमरान खान जो देखिए बोलता तो है, क्लियर नहीं है वो। उसने तो अब जवाब दे दिया कि यू टर्न लेना जो है ये भी गोया एक क्रेडिट की बात हुआ करती। नेपोलियन हिटलर यू टर्न ले लेते तो आज उनका ये हश्र न होता है। जब उसने ये पॉइंट ऑफ इख्तियार किया, रिजल्ट ये है कि जो मुंह में आता है इंटरप्रेट कर देते। उसका कहना है इससे एक और भी तो फील आती है ना कि खान साहब चाहते हैं कि फौज उनकी मदद करती रहे, वो ये नहीं चाहते कि फौज मदद ही ना करे। यही फर्क है कि जो नवाज शरीफ फौज के बारे में जो उन पर तो इल्जाम था कि वो ये चाहते हैं कि फौज जो है गैर आईनी इक़दाम ना करे। जो लड़ाई ली नवाज शरीफ ने फौज से, इमरान कहता है कि फौज गैर आईनी इक़दाम करे और मेरे हक में फैसला करे। ये इतना ओपनली कह रहा है कि वो अगर ख्वाजा आसिफ के लिए इस्तेमाल करना पड़ेंगे, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है वाली बात है। यानी कि ये तो हद होगी ना। किसी डेमोक्रेट ने, किसी सियासतदान ने आज तक नहीं कहा कि फौज आके हमारी मदद करे और हमें इक़्तिदार में बैठाए। ये तकरीबन क्लियर लफ्जों में ये बात कहते हैं और उसको छुपाते भी नहीं है। फिर कहते हैं ये बाजवा ने मरवा दिया, एक शख्स था। ये एक शख्स नहीं कहना चाहते, इनको पता है चेन ऑफ कमांड क्या होती है। ये कहना चाहते हैं एक अदारा था, ये कहना चाहते हैं मुझे एक अदारे ने जो इस हालत में पहुंचाया। तो मेरे साहब उसी इदारे ने ही तो इनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक भी पहुंचाया था। इनको तो पहुंचाया था ना जी। बात ये थी तो कि जो नहलाते हैं फिर उन्होंने निकाल भी दिया। ये देखो, इस बात पे हम रोज गुफ्तगू करते हैं, रोज इसी बात करते हैं। ये अब छुपी हकीकत नहीं रही कि हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, दुनिया भर में हुआ करती है। हमारे यहाँ कुछ ओवर डूइंग हुई है, लेकिन इमरान खान के बारे में बहुत क्लियर हो गया है। इसके लिए रास्ता भी उन्होंने हमवार किया, इसके लिए नवाज शरीफ को निकाला भी गया। चाहे नवाज शरीफ की दुश्मनी में इमरान को लाया गया, जहाँ कुछ लोगों का कहना है कि ये एक इंटरनेशनल एजेंडा था जिसके तहत इमरान खान को लाया गया। लेकिन इमरान खान के आने के बाद हकीम सईद ऑन रिकॉर्ड हैं, डॉक्टर इसरार ऑन रिकॉर्ड हैं, कुछ और लोग भी हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जो कहते हैं कि कुछ मैसेज दिए थे साहब यकूब के जरिए ज़ियाउल हक को भी। उस वक्त जब अब ये आया नहीं था सियासत में, दूर दूर इसका वास्ता नहीं था। तो सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिकेट करती हैं कि इमरान में क्लैरिटी नहीं है, और इस वक्त उसका रिजल्ट ये है कि हमारे यहाँ अनसर्टेनिटी पैदा हुई है। इस अनसर्टेनिटी की वजह पॉलिटिशियन तो हैं ही हैं। इस मैं ये कहता हूँ कोई भी क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला है। इमरान को नहीं पता नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हुकूमत में जो लोग हैं इस वक्त उनको नहीं पता नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और एस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता कि उन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अगर फर्ज किया उन्होंने सोच लिया कि इमरान पे हमने रेड लकीर लगा दी है, तो उन्होंने नहीं पता कि रेड लकीर जो है ये किस तरह बाकी रहेगी, किस तरह कायम रहेगी,
किस तरह इमरान को हम अब इससे फेज आउट करेंगे, उनको नहीं पता। और अगर वो चाहते हैं, जैसे कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इमरान को दोबारा असेंबली में ला के उसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल करना चाह रहे थे, अगर ये बात अगर दुरुस्त है तो इसका मतलब है उनको ये भी नहीं पता कि इसके रिजल्ट के तौर पर क्या होना था। उन्होंने फिर ट्रंप का किसी को कुछ नहीं पता, सब एक दूसरे को शह मात देने को तैयार बैठे हुए। तो शह मात देने की तैयारी के अंदर शह मात तो असल में अवाम को हो रही है। अब आप देखें कि जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आईएमएफ के साथ डील दोबारा चलाने के लिए जो बेसिक बुनियादी चीज़ें आईएमएफ मांग रहा है, बिजली की कीमतें बढ़ाना है, गैस की कीमतें बढ़ाना है, डीजल के ऊपर जो लेवीज हैं वो इंक्रीज करनी है, और सबसे बड़ी बात कि आपने जो अपनी करेंसी को डीवैल्यू होने से रोक के रखा हुआ है उसको आप फ्री फॉल करने दें। तो मेरे साहब ये सब कुछ जब जो कोई भी करेगा उसका जो ब्रंट आएगा, आगे सुनने में आ रहा है कि गर्मियों के महीनों में लोड शेडिंग भी ज़्यादा होगी क्योंकि हमारे पास शायद वो फ्यूल खरीदने के पैसे नहीं है जिससे हम वो अपने पावर प्लांट्स पीक पावर के ऊपर चला कुछ सकें। दिन कुछ तो हमारा प्रोपेगेंडा भी है, लेकिन ये बात फैक्ट है कि इकोनॉमी हमारी बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो आईएमएफ है उसके साथ जो शराइत तय की गई हैं वो उसी वक्त शर्मनाक थी, और जब उनको तोड़ा गया तो और हालात ख़राब हुए हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि अब भी वो हमारे एक तरह के कान मरोड़ रहा है और अपनी हर शर्त बनवाना चाह रहा है। हमारे पास हम वहाँ पहुँच गए हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है, या आईएमएफ की शराइत माने जो हमें मानना पड़ेंगी, या ये है कि हम डिफ़ॉल्ट करें, और डिफ़ॉल्ट करें तो उसके नतीजे के तौर पर फिर जो महंगाई आएगी वो मामला तो वहीं आ जाएंगे। अगर हम डिफॉल्ट करेंगे तभी मामला महंगाई नहीं, उसका महंगाई का कोई तस्वर ही नहीं कर सकता। लेकिन उसका नुकसान ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है। हमारे दोस्त हमें पैसे नहीं दे रहे, अभी भी नहीं दे रहे, अभी नहीं दे रहे, भी कह रहे हैं कि अब आईएमएफ प्रोग्राम में जाओ। गलती हमने वही की थी जब सीपैक के साथ चलते चलते जी रास्ता बदला था। मल्टीपल टाइम्स अपने इस प्रोग्राम में इस बारे में बात की कि असल में हम सीपैक से हटके आईएमएफ के पास चले गए और ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे साहब ये पार्लियामेंट में जाने की बात आपने तो कर दी, अजीब बात नहीं लगती कि पहले ये इतना 8 महीने शोर डालते रहे कि लालच भेजते हैं हम इस पार्लियामेंट पे, हम नहीं आएंगे यहाँ पे, और ये और वो सारा कुछ किया। 8 महीने 9 महीने के बाद वो दोबारा उस पार्लियामेंट में जाने को तैयार बैठे हैं। अच्छा, आज से हफ्ता 10 दिन पहले यही लोग थे जो कह रहे थे कि स्पीकर हमारे इस्तीफे कबूल क्यों नहीं करता, कि उनके चेंबर में भी उनसे मिलने गए कि जल्दी जल्दी हमारे इस्तीफे कबूल करें। वो तब कहते थे कि हम नहीं करेंगे, फिर एकदम ही उन्होंने कर दिए 35-1, और अब वो आखिरी जो बच गए हुए 40-45 वो अपनी दरखास्त लेके फिर रहे हैं। स्पीकर आज वो कौमी असेंबली के बाहर खड़े हुए थे लेकिन वो जा नहीं सकी असेंबली, कोई बिजली का मसला हो गया तो उसकी वजह से बंद है। तो इलेक्शन कमीशन भी गए कि अगर फर्ज करें स्पीकर आपको हमारे इस्तीफे भेज भी देते हैं, फॉरवर्ड भी कर देते हैं, तो आप एक्सेप्ट मत कीजिएगा क्योंकि हम उन इस्तीफों से अब मुकर गए। तो ये क्या तरीकाकार है? मतलब पहले क्या सोच रहे थे? पहले इनका ख्याल था कि इसकी नौबत ही नहीं आएगी और सब कुछ इनके हक में हो जाएगा, और अब इनको रियलाइज हुआ है कि नहीं, सब कुछ हमारे हक में नहीं हो रहा, जाके फाइट करना पड़ेगा। ये बात तो तय हो चुकी है कि जब इमरान ने असेंबली में ये ऐलान करवाया था कि हम सब ने इस्तीफे दिए हैं, तो उसने हमाकत की थी, बेवकूफ़ी की थी। आरिफ अलवी भी कह रहा है कि अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं कोई बेहतर मशवरा देता। बेहतर मशवरा क्या होता कि पार्लियामेंट बैठो और वहीं पे डिस्कशन करें, वो प्लेटफॉर्म ही है इस बहस मुबासे। बाहर भी हंगामा करना चाहते हो करते रहो, करते थे साथ साथ, लेकिन पार्लियामेंट को ना छोड़ो। आप पार्लियामेंट को छोड़ के आप बैठे हुए हैं, उनका ख्याल शायद ये होगा उस जमाने के हम जब चाहेंगे वापस आ जाएंगे, लेकिन वो इतना पॉपुलर कर दिया कि हम इन चोरों के साथ नहीं बैठे। अच्छा, जब वजीर आजम थे इमरान खान तब इनके साथ ही बैठते थे, तब बात नहीं करते थे, जब पार्लियामेंट की कार्रवाई को अहमियत नहीं देते थे, और जब कोई सिक्योरिटी का इजलास भी होता था तो वहां आर्मी चीफ को भेज देते, बाजवा साहब को भेजते थे। हाँ, और फिर खुद कहते हैं कि हर काम बाजवा साहब, आप खुद भी तो भेज, आप साथ वाले कमरे में बैठे हुए हो, आप कहते हो मैंने इन चोरों से बात नहीं करनी। अब ये चोरों से बात नहीं करने का, मैं मोदी से बात कर सकता हूँ, मैं टेररिस्ट से बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं इन चोरों से बात नहीं कर। बात कर रहे थे, उन्होंने खुद बताया कि आज हमारे वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये और कुछ बातें मैं कहना नहीं चाहता, और मैं भी कुछ बातें नहीं कहना चाहता। यानी ये जो चोर डाकू कहता है इमरान पे इल्जाम लगे तो वो इल्जाम लगे जिसकी कानून शरीयत भी इजाजत नहीं देती, और वो ओन कर चुका कि मैं था, भैया करता रहा था, मैं कहता रहा, आई हैव बीन प्ले बॉय। जी, वो कह रहे थे कि बाजवा साहब, इस्लाम में तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आईने पाकिस्तान में के अंदर भी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके अंदर लिखा हुआ है कि नॉन इस्लामिक इंजंक्शंस की नॉन वायलेशन ना करता हो गया। ठीक बात डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर आईने पाकिस्तान में भी है। आपका लास्ट क्वेश्चन आज के प्रोग्राम का, आपके ख्याल में खान साहब जो हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी की तो पीक पे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम में वो मकबूल हैं, लेकिन जिन पत्तों के बारे में वो बहुत कह रहे थे कि मैंने बड़े अच्छे पत्ते खेल दिए, आपको ऐसा भी फील होता
कि आज अगर वो पीछे मुड़ के देखें तो उनको एहसास होगा कि कई पत्ते वो गलत खेल के, शायद वक्त से पहले खेल के, जो उनको नहीं खेलने चाहिए। मेरे ख्याल में वो सियासतदान नहीं है और मेरे ख्याल में वो किसी की बात सुनते भी नहीं है। और हो सकता है कि उनको कोई ख़ास टोला, ख़ास ग्रोह, ख़ास तबका या पीछे बैठे हुए कोई हिकमत अमली बनाने वाले उनको गाइड करते हों। अच्छा, जब आप लाइलग हों, मैं लाइलग तो ऐसे कह दिया मैंने, यानी जब आप खुद फैसला करने की पूरी सलाहियत न रखते हो, आपका कानों विजन, के कच्चे हों। हाँ, विजन ऐसा ना हो जब आप महसूस, अना का शिकार अगर आप हों और आप सोचते हो कि सिर्फ मुझे निकाला है तो मुझे वज़ीर आज़म आना है, सूबे चले गए, उनको अफसोस नहीं है, खुद भेज दिए। हाँ, 2 सूबों में अच्छी वाली हुकूमत चल रही थी, कोई चैलेंज भी नहीं था, खुद असेंबलियां तोड़ दी। वो तोड़ दी। और क्या कि ये तोड़ेंगे तो कौमी असेंबली का इलेक्शन होगा और कौमी असेंबली का इलेक्शन होगा तो अवाम मेरे साथ है, मैं वज़ीर आज़म हो जाऊंगा। भाई ये थिंकिंग नहीं चलती। अगले भी सोचे बैठे हुए हैं, फर्ज किया सोचे बैठे हुए हैं कि भाई कुछ हो जाए, इसको वज़ीर आज़म नहीं बनने देना, चाहे नथु कोई हो जाए। यानी कि वो भी अगर तय किए यानी बैठे, इमरान का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन काम करने को नहीं, तैयार अगर है। वो भी तय किए बैठे हैं तो आप क्या सियासत कर रहे हैं? सियासत तो सर बंद दरवाजे आपका खोलने क्या का नाम ख्याल है? होता है। खुदा ना खास्ता ऐसे होता है इमरान को कुछ हो जाए तो उसकी पार्टी की मकबूलियत वो रहती है या पार्टी बाकी रहती है? एक फर्द के गिर्द कायम है पार्टी। कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान भुट्टो को तो ये फायदा हुआ था कि 8-9 साल के गैप के बाद बेनजीर इमर्ज किया था, गैप रहा था जी। यानी भुट्टो जो था एक तवील अरसे तक पीपल्स पार्टी जो थी वो फील्ड में उस तरह नहीं रही। फिर जब री इमर्ज किया बेनजीर ने तो एक ताकत बनी, फिर उन्होंने बहुत कुछ सीख भी लिया। उन्होंने अपनी मईशत को रीफार्म किया, यानी कि वो जमाना जब भुट्टो साहब थे तो सोशलिज्म का जमाना था, वो उस पर चलते थे अपने हिसाब से। अपने जमाना जब थैचरिज्म आई, रेगनिज्म आई और प्राइवेटाइजेशन का जमाना हुआ तो सबसे पहले जिसने नाम लिया वो पीपल्स पार्टी थी। तो ये होता है कि वक्त के साथ चलना, अपने आप को अडेप्ट करना, कुव्वत बनना, ये किसी में नहीं है। क्या शाह महमूद कुरैशी करेगा? असद उमर करेगा? जी, ये तो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है कि इमरान खान और दूसरी सियासी जमातों के अंदर भी लीडरशिप का और परवेज खटक तो लोकलाइज पॉलिटिशियन हो सकता है, मुल्क की रिप्लेसमेंट इमरान खान की रिप्लेसमेंट तो सर हो भी कोई नहीं सकती। बिल्कुल सीधी बात है। और आरफ अलवी साहब तो अब बिल्कुल फील्ड से निकल चुके हैं, तो आप किसके बारे में सोचेंगे कि वो इस पार्टी को लेकर आगे चल सकता है? और इमरान ने इस तरह खुद को जो है मजीद खतरे में डाला हुआ है और खुदा ना खास्ता इमरान को कुछ हो गया तो इस मुल्क में और भी केओस पैदा होगा और भी अफरा तफरी आएगी। जो तहरीक इंसाफ का बनता है वो तो अपनी जगह, लेकिन मुल्क को भी नुकसान, मुल्क को बहुत नुकसान होगा। थैंक यू। अल्लाह ना करे खैर खान साहब को अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। आज के प्रोग्राम के लिए नाज़रीन इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे और सजाद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।